हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है और वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो, अगर नहीं खोलोगे तो आपके पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी मैं रात को ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास वीडियो शूट कर रहा हूँ और भाई ट्विटर पे कुछ चीजें दिखाई दे रही है। वो पता नहीं रियल है या नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं किया जा सकता, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईरान रुक नहीं रहा है। एंड दिस इज कंफर्म्ड, बहुत सारे लोगों से सुनने में आ जाता है। चाहे यूएई कितना भी ब्लॉक कर दे कि भाई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर सुन तो सकते हैं ना। सुनने में तो आ ही जाता है कि भाई हो क्या रहा है। अभी इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि भाई हम ना ईरान के अंदर जीत गए, जो हमारा गोल था वो पूरा होता हुआ दिखाई दिया है। हमने इनकी इंडस्ट्री, नेवी, एयरफोर्स सब खत्म कर दिया है। अब ये न्यूक्लियर वेपन भी नहीं बना सकते, हम जीत गए, वगैरह वगैरह। इसके अलावा नेटो को भी क्रिटिसाइज किया था उन्होंने कि भाई नेटो को आना चाहिए था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए, कोई नहीं आया, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो जीत गए हैं और अब वो वॉर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना 2-3 चीजें हुई है साथ साथ, समझने की कोशिश करो। ये जो खबर आई है, इससे एक दिन पहले एक और खबर निकल के आई थी कि पेंटागन ने $200 बिलियन रिक्वेस्ट करे हैं यूएस गवर्नमेंट से, ये जो ईरान वॉर चल रही है उसके लिए। अब समझो, डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस निकल के आता है कि भाई हम जीत गए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। अगर हम जाते भी है तो भाई हम तो जीते पड़े हैं, इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा सारा गोल हो गया है। बट रियलिटी ये है कि उन्होंने $200 बिलियन मांगे हैं, जो शायद उनको नहीं मिलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर मैं यूक्रेन वॉर का टोटल नंबर की बात करके चलूं तो $188 बिलियन का था। पहले हफ्ते के अंदर $11 बिलियन के आसपास यूएस ने खर्च कर दिया लड़ाई के अंदर। पहले 12 दिन के अंदर $16.5 बिलियन खर्च कर दिया और कहानी रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ भी बोलते रहे कि भाई हमको ये करना है, वो करना है, बट कहानी रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि भाई हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट का बैंड बजा पड़ा है, इकोनॉमिक टर्म्स में बात करके चले, तो उनको रियलाइज हुआ कि पैसे नहीं आएंगे। इट्स बेटर कि हम एक नरेशन क्रिएट करें। अगर आप देखोगे उस नरेशन का पार्ट एक और चीज थी कि यूएस ने 30 दिन का वेवियर निकाल दिया भाई ईरानियन ऑयल के ऊपर, जो बेसिकली इनके ऊपर सैंक्शन वगैरह लगते हैं वो हटा दिए थे, और कहा है कि जितना भी तेल वेल पड़ा है जो लोडेड है उसको भाई मजे से बेचो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई इस टाइम पे ग्लोबल ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं जब न्यूज शूट कर रहा हूँ अभी भी ऑयल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑयल का बढ़ना रुक गया है, बट इंडिया के लिए कुछ कुछ चीजें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। जैसे इंडिया अब ईरान ऑयल लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी ईरान ऑयल हम खरीद सकते हैं और कुछ माल पड़ा है तो हम उसको ले लेंगे। कहा जा रहा है 140 से 170 मिलियन बैरल्स के आसपास पड़ा है सी के अंदर, तो इंडिया के पास में कुछ आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पास में हमें और हम खर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने जो कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन होती है वो 50% कर दी है। मतलब अब रेस्टोरेंट वगैरह वो ओपन होते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब एक और चीज है, मतलब मैं इसको सब कॉन्शियस ट्रिगर मान के चल रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट को रियलाइज हो रहा है कि अब हमारे पास में गैस की सप्लाई पूरी आ गई है, रेजिडेंशियल वालों को मिल गई है, अब अपने को उतनी दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए कमर्शियल के लिए चीजें खोली जा रही है। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, रेजिडेंशियल को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, बट फिर भी कमर्शियल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा इंडिया वालों ने 1 साल की एलपीजी डील साइन कर ली है यूएसए के साथ में। देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट डील है ये। 10% जो एनुअल एलपीजी इंपोर्ट होता है हमारा, वो हम अब यूएस से लेने वाले हैं। जो हमारी गल्फ पे डिपेंडेंसी थी, धीरे धीरे करके उसको कम करने की कोशिश करी जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया से हम हिस्टोरिकली 80% से ज्यादा लेते हुए आए गैस। अब जैसे मिडिल ईस्ट में टेंशन हुई तो हमको दिक्कत आई ना, तो ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, जो कि एक अच्छी चीज है। अब एक साइड पे दिखाई दे रही है कहानी कि भाई ऑयल प्राइसेस सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस सही हो जाएंगे, ये हो जाएगा। भाई समझो, कहानी बहुत बुरी है इस टाइम, जो लोग नहीं समझ पा रहे। जो सुनने में तो आ ही जाती है कहानी। जो इंपोर्टर्स है इंडिया में माल खरीद के इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद वो फैक्ट्री वालों को सप्लाई करते हैं। इंपोर्टर का माल महंगा हो गया, अब वो फैक्ट्री वाले को माल महंगा दे रहे हैं। अब फैक्ट्री वाला अपने प्रोडक्ट के अंदर महंगा माल डाल रहा है, तो वो कॉस्ट किसके ऊपर आने वाली है? आइदर वो प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं मिलावट होगी, कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी, या फिर वो सारा का सारा जो बड़ा हुआ कॉस्ट है वो कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बॉटल वाटर की बात करके चले तो उसके प्राइसेस 11% बढ़ते हुए दिखाई दिए। और इसका रीजन क्या है? पानी कैसे महंगा हो सकता है ना भाई? ये जो पेट यूज होता है, जो दाना होता है जिसकी वजह से बोतल बनती है, प्लास्टिक वाला जो दाना होता है, उसका रेट बढ़ गया है, तो आपका लेबल महंगा हो गया, आपकी कैप्स महंगी हो गई, जो आपके डब्बे हैं इनफैक्ट डब्बे तक महंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खाली
ऑयल नहीं हो रहा, ऑयल से भी पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ऑल्दो अभी नहीं दिखाई दे रहे, जो कमर्शियल डीजल है उसके प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। इंडियन ऑयल ने जो इंडस्ट्रियल डीजल है उसके प्राइसेस 25% बढ़ा दिया भाई, 87.57 रुपीज से सीधा 109.59 रुपीज पर लीटर ले गए भाई। इतना तेजी से रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं एचपीसीएल बीपीसीएल की बात करके चलूं तो उन्होंने अपने प्रीमियम पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। जो प्रीमियम वाले होते हैं वो 2 रुपए से 2 रुपए 35 पैसे के आसपास रेट बढ़ाए गए हैं। शायद इससे नॉर्मल लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आप समझो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं ना तो सारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। सारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा का मतलब सारा लॉजिस्टिक महंगा, सारा लॉजिस्टिक महंगा मतलब सब कुछ महंगा। आइदर हमको मार्केट में स्केर्सिटी दिखाई देती, प्रोडक्ट के प्राइसेस महंगे होते हुए दिखाई देते, या फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देते। कहीं ना कहीं नुकसान तो होना था। चलो ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़े हैं जो कि एक अच्छी चीज है, बट अगर मैं फार्मा के रॉ मटेरियल की बात करके चलूं तो उनके प्राइसेस 2 गुना बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब समझो जो दवाई का मैन्युफैक्चरर है वो जो रॉ मटेरियल डाल रहा है उसका रॉ मटेरियल 2 गुना महंगा हो गया भाई, कितनी टेंशन वाली बात है। अब देखा जाए जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके मार्जिन हेल्दी होते हैं, तो अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। और बहुत सारे ऐसे जेनरिक ब्रांड्स हैं जिनके मार्जिन उतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो उनको नेट टू नेट या फिर टेंशन लेके खेलना पड़ेगा गेम। इसके अलावा इंडिया एक अच्छी चीज और कर रहा है, रशिया के साथ में फ्री ट्रेड डील के बारे में बातचीत कर रहा है। और अगर आप देखोगे ये फ्री ट्रेड डील के अंदर अपने को ही ऑयल मिलने वाला है मेजरली। हम ज्यादा रशिया को भेजते नहीं है माल, हम ऑयल ही ज्यादा उनसे लेते हैं। फ्री ट्रेड के अंदर ऑयल हमारे पास में आएगा। अब कहानी यही है ना कि यूएस सैंक्शन लगाएगा नहीं लगाएगा क्या करेगा, और मुझे ये नहीं समझ में आता पूरी दुनिया यूएस का क्यों सुन रही है। देखा जाए तो सुनना भी पड़ेगा। जैसे अगर हम ये वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, ये यूएस ओन करता है। आप जो फोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूएस ओन करता है। फोन, अगर आप फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, उसके अंदर हार्डवेयर के बहुत सारे कंपोनेंट यूएस ओन करता है। बहुत सारी चीजें यूएस कंट्रोल करता है। इन मामलों में चाइना बढ़िया है, वो कॉपी मारता है और अपने देश में चलाता है, कहता भाई जो करना है करते रहो। बाकी गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्टर्स है उनको रिलीफ देने की बात करी है। 500 करोड़ रुपए की रिलीफ स्कीम निकाली गई है। अगर किसी का माल वाल फंसा हुआ है तो उसको शिपमेंट रिलीफ देखने को मिलेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट के अराउंड रिलीफ देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी चीज है। तो एक्सपोर्टर्स को तो फायदा मिल ही रहा है, इम्पोर्टर के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए भाई। एक्सपोर्टर के ऊपर गवर्नमेंट का एक मीन है कि भाई वो एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर की करेंसी देश के अंदर आएगी और अच्छी चीज रहेगी। इम्पोर्टर वाला गवर्नमेंट के जो डॉलर रिजर्व होते हैं उनके ऊपर नुकसान पहुंचाता है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। बट भाई बहुत सारी चीजें फिर इम्पोर्ट नहीं करते हैं ना, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए रिलीफ पैकेज मेरे हिसाब से। इसके अलावा एक और रिपोर्ट निकल के आए भाई, जो इंटरनेट ऑप्टिकल केबल्स है जिसकी वजह से हमारे पास में इंटरनेट आता है, वो भाई रिस्क में है ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब बेसिकली है कि समुद्र के अंदर तारे बिछी हुई है। अब वो तारे क्या है, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जोड़ रही है। जैसे आप मान के चलो आपके घर के अंदर मीटर लगा हुआ है, मीटर से एक तार आ रही है, और उसके बाद आपके एमसीबी लगी हुई है, वो एमसीबी से बहुत सारे अलग अलग एमसीबी लगी हुई है, और उससे आपके पूरे घर के सारे के सारी चीजें चलती है। एक एमसीबी की तार आपके एक बोर्ड में आती है, उस बोर्ड के अंदर मल्टीपल बटन होते हैं और उससे एक एक चीज हिलती है। सिमिलरली इंटरनेट को भी ऐसे ही मान लो कि सारी चीजें एक तरह से तारों से कनेक्टेड है, कि यूएस के अंदर कुछ मारता है तो वहां से एक तरह से करंट आता है और हमारे पास में वो करंट पहुंच जाता है, तो हमारे पास वो सिग्नल आ जाता है। अब अगर बीच की तार टूट जाएगी तो वो सिग्नल नहीं आ पाएगा, इसका मतलब इंटरनेट खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये निकल के आता है, समुद्र के अंदर इतना डीप है तो भाई कैसे हो सकता है। सबसे पहली चीज, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोकने के लिए इन्होंने सी माइंस लगाई है ईरान वालों ने। अब माइंस के चक्कर में वो ब्लास्ट हो सकती है जिसकी वजह से तार पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा हूती रिबेल्स जो है वो भी मिसाइलें मार रहे हैं, उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। नेवल के ऑपरेशन चल रहे हैं, यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े भी हो सकते हैं। अभी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर ईरान नहीं खोलता है, जो कि बहुत हाई चांसेस है, वो नहीं झुकता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, तो अभी ये कलेश बढ़ेगा। या फिर डोनाल्ड ट्रम्प कहेंगे हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए और वापसी चले जाए। पाकिस्तान वाले सीन में नहीं हुआ था, कहते हम जीत गए हम जीत गए, वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प कहेंगे हम जीत गए और वापसी चले जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी इस टाइम पे बहुत सारी शिप डॉक हुई है। डॉक मतलब वो पानी के बीच में खड़ी है, तो वहां पर लंगर डाला जाता है पानी के अंदर, जो कि बहुत भारी होता है। और वो जो लंगर डाला जा रहा है वो एकदम जमीन को छूता हुआ, पानी के अंदर जहाँ जमीन होती है वहां पे जाके टच होता है, जिसकी वजह से शिप हिलती नहीं है। तो अब नीचे तार वार हुई, वो डिस्टर्ब होते वो दिखाई दिया, तो कितनी सारी टेंशन हो सकती है। इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया खाली इस रूट वाले नेटवर्क पे नहीं जुड़ा, इंडिया ने एक और तार बिछा रखी है जो कि हमको दूसरी साइड से, मतलब इंडिया के गल्फ वाले रीजन से नहीं, दूसरे वाले रीजन से हमको दुनिया से कनेक्ट करती है। तो हमारे को एज एन कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं होगी। हाँ, हो सकता है थोड़ी सी स्पीड वीड कम हो जाए, थोड़ा सा नेटवर्क कंजेशन आता हुआ दिखाई दे, बाकी एज एन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे लिए। बट कहानी ये है ना कि आपका अगर डेटा सेंटर सिंगापुर में बैठा और सिंगापुर का लाइन टूट गई है तो फिर
आपके बहुत सारी चीज़ों में आउटरेजेस दिखाई देंगे, मतलब बहुत सारी ऐप वगैरह नहीं चलेगी। बाकी गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस की बात करके चले तो भाई वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक साइड पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोल्ड सिल्वर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी ये गोल्ड सिल्वर कितना नीचे जाता है, क्योंकि देखो आइडली जब भी दुनिया में कलेश होते हैं तो गोल्ड सिल्वर बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रिक ये हो रखी है कि इस टाइम पे ऑयल एक बेटर कम्युनिटी बन गई है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ऑयल बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए सबका ध्यान वहां पर है। बाकी ईरान की बात करके चले तो भाई वो एक नया बिजनेस मॉडल निकालने का सोच रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जाएगा उनसे टोल चार्ज किया जाएगा। भाई अभी वो डिस्कशन है, अभी सुनने में तो रिपोर्ट ये भी आई थी कि इन्होंने 2 मिलियन के आसपास फीस ली है, जो 18 मार्च में जो उन्होंने लोगों को निकाला है उसके लिए। तो ये सोच रहे हैं जब ये वॉर खत्म होती है तो हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से टोल प्लाजा बना देंगे, यहाँ से निकलो उनको टोल दो और इससे हमारा बिजनेस आएगा। तो चलो अब ईरान से हटके बाकी दुनिया के बारे में बात करते हैं। अगर हम माइक्रो की बात करके चले तो 15% घटता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि उनके फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि वो स्मगलिंग कर रहे थे भाई चिप्स की चाइना के अंदर। $2.5 बिलियन की उन्होंने एनवीडिया की चिप्स ले ली थी। बेसिकली यूएस ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि चाइना के अंदर चिप नहीं लेके जा सकते आप बिना अप्रूवल के वगैरह वगैरह, बट ये लेके जा रहे थे। कहीं ना कहीं रास्ते तो बना ही लिए थे चाइना वालों ने, और इसी चक्कर में चाइना वाले बहुत ही खतरनाक अपने एआई मॉडल्स निकाल पा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए लपेटे में फंसते हुए दिखाई दिए। मजे की बात यह है, अगर हम सुपर माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करके चले तो जो कंपनी के को फाउंडर है जिनको पकड़ा गया है उनके पास में $464 मिलियन के शेयर्स है। अब जैसे ही खबर निकल के आई है, ये पर्सनल है, ये कंपनी नहीं कर रही है, ये वो खुद कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही खबर निकल के आई है 12 से 14% कंपनी के शेयर घटते हुए दिखाई दिए। अब देखो कहने वाली बातें हैं कि वो खुद से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, कैसे नहीं कर रहे थे, बट कहानी तो यही थी कि वो एनवीडिया के जीपीयू लेके डेटा सेंटर्स को सप्लाई कर रहे थे और बिजनेस कर रहे थे। बाकी एचएसबीसी की बात करके चले तो ग्लोबली 20,000 लोगों को निकालने का प्लान कर रहा है। अभी ये डिस्कशन में, मतलब अभी वो प्लान कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, बट भाई ये होता हुआ दिखाई देगा। मिडल और बैक ऑफिस से लोगों को निकाला जाएगा, जो नॉन क्लाइंट फेसिंग है ना वो लोग निकलते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसा पता क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेशन एआई वगैरह की तरफ जा रहे हैं और इस चक्कर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोगों को लगता है एआई से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, एआई से इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई, दिखाई दे रहा है। बाकी मैंने कल साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर भी वीडियो डाली थी, जहां पर मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एआई की वजह से। बहुत सारी चीजें बता दी है उसमें, बातों बातों के अंदर जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे क्या कर रहा है। बाकी लॉरियल की बात करके चले तो वो बेयर एनाटॉमी की जो पेरेंट कंपनी है उनको एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं। 350 से $450 मिलियन के बीच में कहा जा रहा है। अब ये पूरी कंपनी नहीं खरीद रहे, धीरे धीरे करके खरीद देंगे। कितना % खरीद रहे अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी डिस्कशन चल रही है। अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम पे ये जितने भी बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर थे, सब ने कोई ना कोई ब्रांड को खरीदना शुरू किया है। HUL ने 49% ओजीवा के लिए, USV ने 79% वेलबिंग न्यूट्रिशन के लिए, मारिको ने 60% कॉस्मिक्स के लिए। अब ये लेते हुए दिखाई देंगे। बाकी इनोविस की बात करके चले, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, जिसके अंदर बेयर एनाटॉमी, केमिस्ट एट प्ले, सनस्कूप, विंसी बोटानिकल्स, ये सब के सब आते हैं। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 106 करोड़ के आसपास का था। तो अच्छी खासी भाई इंप्रूवमेंट देखने को मिली। कंपनी जहां 12.5 करोड़ का लॉस कर रही थी, वो 12 करोड़ प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया, जो अगेन एक अच्छी चीज है। बाकी अगर हम HDFC बैंक की बात करके चले तो उन्होंने अपने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को निकाल दिया है, क्योंकि बॉन्ड्स की मिस सेलिंग करी गई थी, और ये भाई बहुत ही कंसर्निंग चीज है। हुआ क्या है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, जहां पर ग्रुप हेड ऑफ ब्रांच बैंकिंग थे, EVP मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और NRI वाले थे, और SVP थे, इन्होंने मिस सेलिंग करी एक बॉन्ड की रिटेल इन्वेस्टर को कह के कि भाई ये फिक्स मैच्योरिटी बॉन्ड है, मतलब इतने टाइम के बाद में आपको इतना रुपए मिल जाएगा। और बाद में जब UBS ने टेक ओवर किया तो भाई ये राइट ऑफ होता हुआ दिखाई दिया। तो ये है एक्चुअल कहानी कि भाई हो क्या रहा है HDFC बैंक के साथ में, और ये बड़ी कहानी है भाई, ये बहुत बड़ा मिस सेल हुआ है। मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़े बड़े लीगल केसेस भी शायद हमको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने मिस सेल करके कुछ बेचा है लोगों को, आप समझो ना, आपने पैसा इन्वेस्ट किया सोच के कि भाई वो रिटर्न देगा, और एक्चुअली वो जीरो हो गया, पैसा ही नहीं मिल रहा आपको, मूल ही नहीं मिल रहा अपना, ये इससे बड़ी चीज क्या होगी। बाकी भाई जियो वालों ने एक अच्छी चीज करी है, उन्होंने फ्री इनकमिंग SMS एनेबल कर दिए है भाई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए ओवर द वाईफाई। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो और आप कोई इंटरनेशनल पैकेज भी नहीं लेते हो, अगर आप होटल के वाईफाई से कनेक्टेड होते हो या फिर किसी भी टाइप के वाईफाई से कनेक्टेड होते हो, तो आपके पास में SMS आ पाएगी। अब ये SMS से आप क्या मैसेज खेलोगे, आप कहोगे भाई मैं तो व्हाट्सएप कर लूंगा, भाई जो मैसेज करना है, आपके OTPs आ जाएगी, बैंक के जो मैसेज होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है।
बस सेटिंग में जाना है, वाईफाई कॉलिंग एनेबल करना है और ये काम करता हुआ हमको दिखाई देगा। 17 मार्च से लागू भी हो चुका है, मतलब अभी कोई यूज भी कर सकता है इसको। मैं तो कहता हूँ कॉलिंग को भी इसी तरीके से फ्री कर दो भाई, कॉलिंग शॉलिंग सब फ्री कर दो भाई। एक रिचार्ज लो तुम वही 299 वाला, जैसे पहले एक जमाने में स्टेट की अलग कॉल होती थी, आईएसडी कॉल अलग होती थी, मतलब लोकल कॉल अलग होती थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कॉल करते थे, वो अलग चार्ज लगते थे। जिनको याद है भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, जो उस जमाने वाले हैं, मतलब उस जमाना की अभी थोड़े टाइम पहले की बात है। मैं कहता हूँ ग्लोबली ऐसा कर दिया जाए कि मतलब एक ही रिचार्ज है भाई, किसी दुनिया में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो भाई, एक ही उसमें जी रहे हो। तो बाकी वोडाफोन और बीएसएनएल आपस में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं, और यही लग रहा था मुझे, मैं यही सोच रहा था बहुत टाइम से कि भाई क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इतना वोडाफोन को क्यों सपोर्ट कर रही है, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करेंगे ना, इसका मतलब केपेक्स बहुत कम होता हुआ दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब खंबे जो लगते हैं ना टावर वाले, तो एक टावर इन्होंने लगा दिया, एक टावर किसी और ने लगा दिया, एक टावर इन्होंने लगा दिया, एक टावर दूसरे ने लगा दिया, ऑलमोस्ट आपकी कॉस्ट आधी होती हुई दिखाई दे गई, और आप बहुत तेजी से एक्सपैंड भी कर पाए, आप विलेजेस वगैरह में भी एक्सपैंड कर पाओगे तेजी से। बट यहाँ पर बस वही चैलेंज आ सकता है कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग तो अलाउड नहीं करते रेगुलेशन, तो उस पे क्या होगा, लेट्स सी। बाकी कॉइन डीसीएक्स के फाउंडर्स की बात करके चले तो अरेस्ट होते हुए दिखाई दिए भाई। बेलनपुर की जो पुलिस है, उन्होंने जो सुमित गुप्ता है और नीरज खंडेलवाल है, जो कॉइन डीसीएक्स के फाउंडर, उनको क्वेश्चन किया है 71.6 लाख करोड़ के क्रिप्टो फ्रॉड स्कैम के अंदर। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, किसी बंदे ने, मतलब ये पूरी कहानी जो सुनने में आ रही है, मुझे नहीं पता कि रियलिटी है, क्योंकि देखो कॉइन डीसीएक्स के फाउंडर इतना बड़ा कांड तो नहीं करेंगे, वो भी 71 लाख रुपीस के लिए। तो भाई कोई बंदा गया किसी बंदे के पास में, बोला मैं कॉइन डीसीएक्स से हूँ, मैं आपको 10 से 12% का रिटर्न दूंगा। यहाँ पे coindcx.pro करके एक वेबसाइट बना दी गई और उसके थ्रू सारा का सारा काम करा दिया गया। जो बंदा था वो इंश्योरेंस कंसल्टेंट था, और भाई गंदा लूट लिया गया उस बंदे को, उसके पैसे गायब हो गए, वो ट्रेसेबल भी नहीं है क्योंकि क्रिप्टो की फॉर्म में है, कहीं ना कहीं घुमा के पैसा इधर से उधर हो गया। अब कॉइन डीसीएक्स वालों ने बोला भाई हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है भाई इसके अंदर, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना, ये 70 लाख रुपए के लिए कुछ नहीं होता है भाई। जो बड़ा बंदा था ना, जिसने करना था, उसने कर दिया बड़ा काम। शायद लोग समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरा पैसा घुसा था। कहीं ना कहीं मैं कॉइन डीसीएक्स यूज करता हूँ, मैं इसी में ट्रेड करता हूँ और किस्मत की खा रहा हूँ। बाकी कॉइन डीसीएक्स से आप भी रजिस्टर करना चाहते हो, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन कर सकते हो मेरे लिंक से, शायद आपको इनिशियल ट्रेडिंग फीस के अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ हमने डील कर रखी है। बाकी एफपीआई की बात करके चले तो उन्होंने अभी तक, अगर मैं फ्राइडे नाइट तक की बात करके चलूं, तो 93,698 करोड़ रुपीस मार्केट से निकाल दिया भाई मार्च के महीने के अंदर। हाँ, डीआईएस ने मार्केट को बचाने की कोशिश करी है, बट फिर भी सेंसेक्स हमको 8.3% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। करेंसी भी भाई कॉन्स्टेंटली टूटती हुई दिखाई दे रही है, ऑयल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि फ्राइडे तो मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव दिखाई दी थी, आज देखते हैं क्या होता है। क्योंकि सुबह देखो जब हम उठेंगे ना, तब पता लगेगा ये यूएस ने कुछ कांड किया या नहीं किया, क्योंकि यूएस ऐसे ही कांड करता है मार्केट खुलने से पहले पहले। 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम दिया था, तब तक वो खत्म भी हो जाएगा। और इसी के साथ में हमारी आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।